हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और सम्मिश्रण। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट जानेंगे मिक्सचर और एलिगेशन के, फिर उस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन यानी कि सम्मिश्रण की अवधारणा, फिर उसके बाद होगा यूजेस ऑफ एलिगेशन यानी कि एलिगेशन का कहाँ कहाँ पर आप यूज कर सकते हो सम्मिश्रण का उपयोग। तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन पॉपुलेशन इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज वाले क्वेश्चन में, जनसंख्या वृद्धि या कमी में सम्मिश्रण की अवधारणा। सेकंड आप यूज कर सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स, सम्मिश्रण में आय व्यय और बचत की अवधारणा में। नेक्स्ट आप यूज कर सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य में सम्मिश्रण की अवधारणा। इसके आगे यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, लाभ और हानि प्रतिशत में सम्मिश्रण की अवधारणा। देन कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन डिस्काउंट परसेंटेज, छूट प्रतिशत में सम्मिश्रण की अवधारणा। इसके बाद यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में सम्मिश्रण की अवधारणा। इसके बाद आप यूज कर सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन इन एवरेजेस, औसत में सम्मिश्रण की अवधारणा। देन कॉन्सेप्ट ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता की अवधारणा। कंसंट्रेशन रिलेटेड क्वेश्चंस, सांद्रता संबंधित प्रश्न। कॉन्सेप्ट ऑफ सेम वैल्यू रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के समान मूल्य प्रतिस्थापन की अवधारणा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वैल्यू रिप्लेसमेंट ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के विभिन्न मूल्य प्रतिस्थापन की अवधारणा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण एवं सम्मिश्रण पर आधारित प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले वर्ष के प्रश्न। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन। सस्ती वस्तु का मूल्य ₹C प्रति किलोग्राम है और महंगी वस्तु का मूल्य D प्रति किलोग्राम है। यदि दोनों वस्तु के मिश्रण का मूल्य M प्रति किलोग्राम है तो सस्ती वस्तु डिवाइडेड बाई महंगी वस्तु इक्वल टू क्या हो जाएगा, D माइनस कैपिटल M डिवाइडेड बाई M माइनस C। ठीक है ना, ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन यहाँ पर हो जाएगा। यानी सस्ती वस्तु C यानी कि चीफ, महंगी वस्तु डियर यानी कि D, मिक्सचर यानी कि M, है ना। तो मिक्सचर में से सस्ती वस्तु को माइनस करेंगे M माइनस C और महंगी वस्तु में से मिक्सचर को माइनस करेंगे D माइनस M। ये तो आ जाएगा आपका चीफ क्वांटिटी, ये आएगी आप लोगों की डियर क्वांटिटी यानी महंगी वस्तु। अब देखिएगा यूजेस ऑफ एलिगेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जनसंख्या वृद्धि और कमी में, जनसंख्या वृद्धि और कमी प्रतिशत में सम्मिश्रण की अवधारणा, यानी कि कैसे सम्मिश्रण आप यूज करेंगे। अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दे रखी, मान लो कि मेल की परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दे रखी है फीमेल की, और यहाँ पे क्या दे रखा, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज दे रखा है ओवरऑल पॉपुलेशन। तो यहाँ पर आएगा आपका इनिशियल नंबर ऑफ मेल्स आएगा और यहाँ पर आप लोगों का निकलेगा इनिशियल नंबर ऑफ फीमेल्स। क्लियर है। नेक्स्ट जो यूज है एलिगेशन का, आय व्यय और बचत में सम्मिश्रण की अवधारणा। तो परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर आएगा परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज सेविंग्स, है ना। इधर सेविंग्स आएगा, इधर एक्सपेंडिचर, और बीच में आएगा परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन इनकम। तो आपको जो रेशियो निकलेगा एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो निकल कर यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो बचत में परिवर्तन ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा ऊपर आएगा एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर, सेविंग और इनकम, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर 10 है, ये दे रखा आप लोगों को, सेविंग निकालनी है और इनकम कितना है 20 है। तो यहाँ पर आएगा एक्सपेंडिचर, यहाँ पर सेविंग और यहाँ पर आएगा इनकम। एक्सपेंडिचर +10 बढ़ रही है, सेविंग्स नहीं पता तो मैंने X% लिख ली है और इनकम 20% बढ़ रही है। ठीक है ना। अब देखिएगा 20 में से 10 माइनस करूंगा 10 और X में से 20 माइनस करूंगा। देखो अगर 20 10 से बड़ा है, अगर 20 10 से बड़ा है तो
10 से बड़ा 20 है और 20 x से छोटा होगा, तो बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो 20 बड़े में से छोटा माइनस 10 को माइनस करेंगे 10। 20 से बड़ा x है, x में से माइनस करेंगे 20 को, x माइनस 20 और 10। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का आएगा। तो x माइनस 20 अपॉन 10, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का रेशियो निकल कर आ गया। अब देखो यहाँ पर सवाल में क्या दे रखा कि 75% खर्च करता है। 75% होता है 3/4, यानी कि 4 अगर आय है तो खर्च 3 कर रहा है। तो खर्च यानी कि व्यय 3 है, आय 4 है, तो बचत कितनी है? 4 में से 3 गया तो 3:1 की बचत है। तो एक्सपेंडिचर अपॉन सेविंग्स का रेशियो 3:1 है। तो x माइनस 20 अपॉन 10 इक्वल टू 3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 20 इक्वल टू 30, x इक्वल टू 50% आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50%। तो आपसे क्या पूछता है कि बचत में प्रतिशत परिवर्तन कितना है, तो 50% आपका निकल कर आएगा। ऑल क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। यूजेस ऑफ एलिगेशन में लागत मूल्य में सम्मिश्रण की अवधारणा। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, कॉस्ट प्राइस ऑफ बी, और यहाँ पर आएगा बीच में कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। तो आपको क्या मिलेगा एलिगेशन से? क्वांटिटी ऑफ ए मिलेगा इज टू क्वांटिटी ऑफ बी मिलेगा यहाँ से, ठीक है। देन इसके बाद अगले उदाहरण को यहाँ पे समझ लेते हैं। प्रकार ए की चीनी का क्रय मूल्य 36 रुपए प्रति किलोग्राम है और प्रकार बी की चीनी का क्रय मूल्य 45 रुपए प्रति किलोग्राम है। इन प्रकार की चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण का मूल्य 39 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए? तो टाइप ए की चीनी कितनी है? 36 रुपए पर किलोग्राम। टाइप बी की चीनी कितनी है? 45 रुपए पर किलोग्राम। और मिश्रण कितना होगा? 39 रुपए पर किलोग्राम होगा। तो 39 में से 36 गया, 39 माइनस 36, और 45 में से 39 गया, तो 6 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर 3 आ गया। तो 3 से कट करूंगा तो 2:1 आपका यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यूजेस ऑफ एलिगेशन में लाभ और हानि परसेंटेज में सम्मिश्रण की अवधारणा। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑफ ए, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑफ बी, बीच में आएगा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो आपका एलिगेशन लगाने के बाद जो रेशियो निकल कर आएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज टू कॉस्ट प्राइस ऑफ बी निकल कर आएगा, ठीक है ना। यहाँ से उदाहरण देख लेते हैं। पहली घड़ी 10% लाभ पर बेची जाती है और दूसरी घड़ी 15% लाभ पर बेची जाती है और दोनों घड़ियों पर कुल लाभ 12% है। यदि पहली घड़ी का क्रय मूल्य 360 रुपए है तो दूसरी घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहली जो घड़ी है 10% लाभ पर, दूसरी जो घड़ी है 15% लाभ पर, ओवरऑल 12% लाभ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 में से 12 जाएगा तो 3 आएगा और 12 में से 10 जाएगा तो 2 आएगा। ये रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया यहाँ पे, है ना। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया। अब कह रहा है कि पहली घड़ी का कॉस्ट प्राइस 360 है। अब 3 की वैल्यू 360 यानी कि 120 का मल्टीपल है, तो दूसरी घड़ी यानी कि 2 यूनिट में भी 120 का मल्टीपल करेंगे यानी कि 240 रुपए यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं छूट प्रतिशत में सम्मिश्रण की अवधारणा, है ना। तो डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ ए और डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ बी आ गया, ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज आ गया। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा मार्क प्राइस ऑफ ए इज टू मार्क प्राइस ऑफ बी निकल कर आ जाएगा। साधारण ब्याज में सम्मिश्रण की अवधारणा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ए आएगा, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट बी आएगा और बीच में आएगा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट ए प्लस बी। तो एलिगेशन यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आएगा प्रिंसिपल ऑफ ए इज टू प्रिंसिपल ऑफ बी निकल कर आएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे 10,000 रुपए 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दिए जाते हैं और x रुपए 10% प्रति वर्ष पर उधार दिए जाते हैं। यदि कुल ब्याज दर 8% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 5% है, यहाँ पे 10% है, ओवरऑल 8% है। 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, 10 में से 8 गया तो 2 आ गया। ये रेशियो ऑफ प्रिंसिपल निकल कर आ गया, है ना। रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टोटल कितने हैं? 10,000 है ना। तो 2 यूनिट बराबर 10,000, 1 यूनिट बराबर 5,000, तो 3 गुणा 5,000 यानी कि 15,000 यहाँ पर आप लोगों का निकल कर आ गया है। अब आगे औसत में सम्मिश्रण की अवधारणा। एवरेज 1 है, यहाँ पे एवरेज 2 है और यहाँ पे क्या आ गया? ओवरऑल टोटल एवरेज आ गया, है ना। तो एलिगेशन जैसे यूज करेंगे तो फर्स्ट नंबर इज टू सेकंड नंबर का रेशियो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। फर्स्ट एंड
सेकंड नंबर का रेशियो यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। गेंदबाजी औसत में सम्मिश्रण की अवधारणा, तो बॉलिंग एवरेज टिल इनिंग ए, बॉलिंग एवरेज टिल इनिंग ए, ठीक है ना, क्लियर है। और टोटल एवरेज आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे विकेट्स आएगी टिली, ये बी है, इनिंग बी, ठीक है ना, ये इनिंग बी है। यहाँ पे विकेट्स आएगी टिल इनिंग ए तक और यहाँ पे विकेट्स आएगी टिल इनिंग बी तक। यानी कि अगर एवरेज में आप लोग एलिगेशन लगाओगे तो विकेट्स का रेशियो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो एलिगेशन यूज करेंगे, गति और समय में सम्मिश्रण की अवधारणा, तो एवरेज स्पीड फॉर पार्ट वन, इधर एवरेज स्पीड फॉर पार्ट टू, तो एवरेज स्पीड आएगी होल जर्नी के लिए, तो यानी कि स्पीड में एलिगेशन लगा रहे हो तो टाइम का रेशियो आप लोगों को निकल कर आएगा पार्ट वन पार्ट टू का, यानी कि स्पीड में एलिगेशन लगाने से टाइम का रेशियो मिलता है। इसके बाद आएगा सांद्रता की अवधारणा, सांद्रता संपूर्ण मिश्रण में किसी विशेष मात्रा का प्रतिशत है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 60:40 है, दूध की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो दूध की सांद्रता 60/60 + 40 × 100, तो ये आप लोग का 60% निकल कर आएगा। उदाहरण, यदि दूध और पानी का अनुपात 11:5 है तो दूध की सांद्रता ज्ञात कीजिए। फिर दूध की सांद्रता आएगी 11/11 + 5 × 100, यानी 68.75%। सांद्रता से संबंधित प्रश्न, पानी की सांद्रता 5/16 × 100 यानी कि 31.25 आएगा। या पानी की सांद्रता कैसे निकालोगे, 100 माइनस दूध की सांद्रता कर देंगे, 100 में से 68.75 माइनस करेंगे, 31.25% निकल कर आएगा। मिश्रण के समान मूल्य प्रतिस्थापन की अवधारणा देखते हैं। जब 400 लीटर शुद्ध दूध से प्रत्येक बार समान मात्रा प्रतिस्थापित की जाती है ना, जैसे 400 में से 80 निकाला, 80 लीटर निकाला और 80 लीटर पानी ऐड कर दिया, तो 400 में 80 निकाला, 80/400 यानी कि 1/5 निकाला। प्रत्येक बार 20% का भाग हटा दिया जाता है, ठीक है ना। और मिश्रण के समान प्रतिस्थापन की अवधारणा, 3 बार के बाद बची हुई शुद्ध मात्रा हो जाएगी 400 × 4/5 × 4/5 × 4/5, 400 × 4/5 का क्यूब, तो 400 × 0.512 यानी कि 204.8 लीटर निकल कर आएगा। मिश्रण के समान मूल्य प्रतिस्थापन की अवधारणा, अंतिम मिश्रण में 400 में से 204.8 माइनस करेंगे तो 195.2 लीटर निकल कर आएगा। दूध की सांद्रता बराबर बचा शुद्ध दूध बटे कुल मिश्रण। मिश्रण के समान मूल्य प्रतिस्थापन की अवधारणा, ये हो जाएगा आप लोगों का 4/5 का क्यूब यानी कि इक्वल टू 0.512, दैट मीन्स हम कह सकते हैं 51.2%। पानी की सांद्रता हो जाएगी 100 माइनस 51.2 यानी कि 48.8% निकल कर आएगा। तो मिश्रण के विभिन्न मूल्य प्रतिस्थापन की अवधारणा, सेकंड पॉइंट है, जब हर बार अलग मात्रा प्रतिस्थापित की जाती है, जैसे 400 लीटर शुद्ध दूध है, माइनस 400 लीटर शुद्ध दूध निकाला और 40 लीटर पानी डाल दिया, तो 400 में से 40 निकाला, 400 में से 40, तो ये आएगा 1/10 निकाल दिया, तो 1/10। फिर मान लो कि 50 लीटर मिश्रण निकाला, 50 लीटर पानी डाल दिया, 400 में से 50 निकालूंगा, 1/8 निकालेंगे। 80 लीटर मिश्रण निकाला, 80 लीटर पानी डाल दिया, 400 का 80 होता है, 1/5 यहाँ पे निकालेंगे। मिश्रण के समान मूल्य प्रतिस्थापन की अवधारणा, शुद्ध दूध की शेष मात्रा 400 गुना 1/10 निकाला था तो 9/10 बचेगा, 1/8 निकाला था तो 7/8 बचेगा, 1/5 निकाला था तो 4/5 बचेगा। सॉल्व करने के बाद 252 लीटर आएगा, यानी कि पानी आ जाएगा 400 माइनस 252 यानी 148 लीटर। अब हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर देख लेते हैं ध्यान से। 10 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण की कीमत 12 रुपए प्रति किलोग्राम हो। अब देखो यहाँ पे एलिगेशन यूज करेंगे, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, यहाँ पर 15 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय, यहाँ पर 12 की, तो 12 में से 10 गया तो 2 आ गया, 15 में से 12 गया तो 3 आ गया, 3:2 में मिलाया जाना चाहिए, यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना।
देखिएगा पहले क्या करेंगे, क्रॉस घटाएंगे, 15 में से 12 घटाएंगे 3, 12 में से 10 घटाएंगे 2, मिश्रण का अनुपात निकालेंगे। 10 रुपए की चाय अनुपात 15 रुपए की चाय, यानी कि 3:2 आ जाएगा। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर होगा, और यही चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। एक दुकानदार ने एक प्रकार का चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरा प्रकार 16.25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। दोनों प्रकार के चावल को मिलाने के बाद उसने मिश्रण की कीमत 14.75 रुपए प्रति किलोग्राम तय की। यदि चावल की कुल मात्रा 85 किलोग्राम है तो पहले प्रकार के चावल की मात्रा ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा टाइप 1 का जो चावल है उसकी कीमत है 12 रुपए प्रति किलोग्राम। टाइप 2 का जो चावल है उसकी कीमत है 16.25 रुपए प्रति किलोग्राम, और मिक्सचर की कीमत है 14.75 रुपए प्रति किलोग्राम। 14.75 में से 12 माइनस करेंगे 2.75, और 16.25 में से 14.75 माइनस करेंगे तो 1.5। अब इसको डेसिमल से डेसिमल जाएगा, 25 से कटेगा 6:11 आ जाएगा। तो अनुपात का योग आएगा 6+11 यानी कि 17 इकाई, और चावल की कुल मात्रा 17 इकाई जो कि 85 किलोग्राम के बराबर है, यानी कि 1 इकाई 5 किलोग्राम के बराबर। तो प्रकार 1 का चावल कितना हो जाएगा, 6 इकाई है, और 1 इकाई 5 किलोग्राम के बराबर, 6 गुणा 5 यानी कि 30 किलो के बराबर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। 30 किलो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक पंसारी 72 रुपए प्रति किलोग्राम और 90 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 99.6 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचकर उसे 20% का लाभ हो। लाभ कितने का हो रहा है, 20% का। ठीक है ना, यानी कि क्रय मूल्य से 20% अधिक है तो विक्रय मूल्य अपन क्रय मूल्य 120/100 यानी कि 6/5 आएगा। 6 इकाई कितनी है, 99.6 रुपए प्रति किलोग्राम। 5 इकाई कितनी है, 99.6/6 इंटू 5 यानी क्रय मूल्य 83 रुपीज पर किलोग्राम। ठीक है ना, तो एलिगेशन लगाएंगे 72 रुपए पर किलोग्राम और 90 रुपए पर किलोग्राम, और बेचा कितने में जा रहा है, कॉस्ट प्राइस निकाला है अभी 83 रुपए पर किलोग्राम। 83 में से 72 जाएगा 11, और 90 में से 83 जाएगा तो 7, तो 7 11 11 आप लोगों का निकल कर यहाँ पर आएगा। 7 11 11 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। दो प्रकार की चीनी के मिश्रण को 450 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि 560 रुपए प्रति किलोग्राम वाली एक प्रकार की चीनी को 280 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 185 किलोग्राम दूसरी प्रकार की चीनी के साथ मिलाया गया तो पहली वाली चीनी का कितना किलोग्राम मिश्रण मिलाया गया, आप लोगों को बताना है। देखिएगा लाभ जो है वो 25% है, तो यानी कि अगर क्रय मूल्य 100 है तो विक्रय मूल्य आपका 125 होगा, तो 5/4, और विक्रय मूल्य इस 5 इकाई की कीमत 450 रुपए प्रति किलोग्राम दे रखी है। हम यहाँ से 1 इकाई की कीमत निकालेंगे 90 रुपए पर किलोग्राम, तो क्रय मूल्य निकालेंगे 4 इकाई, 4 इकाई की कीमत 90 गुणा 4 360 रुपए पर किलोग्राम। अब यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 560 रुपए पर किलोग्राम है, टाइप 2 280 रुपए पर किलोग्राम, और मिक्सचर है 360 रुपए पर किलोग्राम। एलिगेशन यूज करेंगे, 560 में से 360 गया तो 200 रुपए, और 360 में से 280 गया तो 80 रुपए, तो 40 से कट करूंगा 2:5 आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। तो प्रकार 2 5 इकाई 185 किलोग्राम है, प्रकार ए 2 इकाई 74 किलोग्राम है। ठीक है ना, तो आंसर जो आप लोगों का आएगा वो 74 किलोग्राम निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक व्यापारी के पास 600 किलोग्राम चावल है जिसका एक हिस्सा वह 15% लाभ पर और बाकी 20% हानि पर बेचता है। उसे कुल मिलाकर 6% की हानि होती है। ठीक है, तो 20% हानि पर कितना चावल बेचा गया ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा यहाँ पे एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट 15% के लाभ पर, सेकंड पार्ट 20% की हानि, इस माइनस का मतलब लॉस है। ओवरऑल 6% का लॉस हो रहा है, तो बड़े में से छोटा 15 में से 6 माइनस करेंगे, 15 माइनस -6 यानी कि 21 आएगा, और -6 में से 20 करेंगे यानी कि -6 माइनस और -20, तो ये आएगा आप लोगों का -6
प्लस 20 यानी कि प्लस का 14। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोगों का प्लस का 14 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो एलिगेशन से 7 से कटेगा, 2:3 आपका निकल कर आ जाएगा, है ना। तो माइनस चिन्ह यहाँ पे हानि प्रतिशत की पहचान करता है। 15% लाभ और 20% कम पर बेची गई मात्रा 14:21 2:3 है। तो 20% हानि पर बेची गई मात्रा 3/5 गुणा 600 यानी कि 360 किलोग्राम है। तो 360 किलोग्राम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम चावल है, वह 25 किलोग्राम चावल कुछ लाभ पर बेचता है, तथा शेष भाग 8% लाभ पर बेचता है। यदि वह पूरे लेन देन पर 10% लाभ अर्जित करता है, तो ज्ञात कीजिए कि वह 25 किलोग्राम चावल कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है। मान लें कि P आवश्यक लाभ है और मूल लागत X रुपए प्रति किलोग्राम है, तब 25 किलोग्राम चावल का मूल्य 25x और 25 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य आ जाएगा 25 गुणा x प्लस 25x गुणा P/100, यानी कि P का लाभ हो रहा है। 75 किलोग्राम चावल का मूल्य 75x और 75 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य 75x प्लस 8/100 गुणा 75। ठीक है ना, तो कुल विक्रय लागत मूल्य आ जाएगा आप लोगों का, विक्रय की लागत कितनी आ जाएगी 25x प्लस 25x P/100 प्लस 75x प्लस 8 गुणा 75x/100 और कुल लागत आ जाएगी 100x, है ना। अब क्वेश्चन के अनुसार कुल विक्रय लागत अपॉन कुल क्रय लागत गुणा 100 इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है ना, इस सब को यहाँ पे कर देंगे हम लोग, समझ में आ रही है बात, है ना। परसेंटेज निकालेंगे, तो यहाँ से सोल्व करने के बाद 25p प्लस 600 इक्वल टू 1000, 25p इक्वल टू 400, p इक्वल टू 16 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। दैट मीन्स कि 16%। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 7। मोहित ने 25 किलो चावल 32 रुपए प्रति किलो और 15 किलो चावल 36 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदा। जब उसने दोनों किस्मों को एक साथ मिलाया और इसे 40.20 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा, तो उसे कितना लाभ हुआ, ये आप लोगों को बताना है। फर्स्ट प्रकार के चावल की कीमत है 32 रुपए प्रति किलोग्राम। 25 किलोग्राम चावल का मूल्य है 32 गुणा 25 यानी कि 800। प्रकार सेकंड के चावल की कीमत 36 रुपए प्रति किलोग्राम। 15 किलो चावल का मूल्य 36 गुणा 15 यानी कि 540। जब दो प्रकार के चावल को एक साथ मिलाया जाता है तो कुल मात्रा 25 प्लस 15 यानी कि 40 आ जाएगा। 40 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य 40 गुणा कितना आ जाएगा आप लोगों का, है ना, ये आ रहा है आप लोगों का यहाँ पे 40 गुणा 40.20 की डेसिमल यहाँ से हटा देंगे, नीचे 100 आ जाएगा। तो सोल्व करने के बाद ये आप लोगों का निकल कर आएगा 1608। कुल लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस कुल लागत मूल्य। 1608 माइनस 800 और माइनस कितना आ जाएगा 540, यानी कि 1608 माइनस 1340 यानी कि 268। तो लाभ परसेंट 268/1340 गुणा 100 यानी कि 20% यहाँ पर निकल कर आएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। रोहित ने 20 किलोग्राम चीनी 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 25 किलोग्राम चीनी 24 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। उसने दोनों प्रकार की चीनी को मिलाया। पूरे लेन देन में 20% लाभ कमाने के लिए उसे मिश्रण को प्रति किलोग्राम किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मान लीजिए प्रति किलोग्राम कीमत है P। अब प्रकार एक के 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य 40, प्रकार एक के 20 किलोग्राम का क्रय मूल्य 20 गुणा 40 यानी 800। प्रकार दो के 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य 24 किलोग्राम, प्रकार दो के 25 किलोग्राम का क्रय मूल्य 25 गुणा 24 यानी कि 600। कुल लागत मूल्य 800 प्लस 600 यानी कि 1400। मिश्रण की कुल लागत 20 प्लस 25 यानी कि 45 किलोग्राम। प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य P है, तब कुल विक्रय लागत कितनी आ जाएगी 45p। क्वेश्चन के अनुसार परसेंटेज निकालेंगे 45p माइनस 1400/1400 गुणा 100 इक्वल टू 20।
तो 45 पी इक्वल टू 280 प्लस 1400, 45 पी बराबर 1680, पी बराबर 1680 डिवाइडेड बाई 45 यानी कि 37.33 रुपीज यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी क्रमशः 8:5 और 5:2 के अनुपात में मिला हुआ है। इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 69 3/13% दूध वाला नया मिश्रण प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। देखिएगा, एक में क्या है आप लोगों का 8:5, एक में है 5:2। ए में 8:5, तो इसमें दूध होगा, टोटल ऐड करूंगा 8 5 13 आ जाएगा, यानी कि 8/13 तो दूध आएगा और 5/13 पानी आएगा। दूसरे में बी में कितना है 5:2 के रेशो में, दोनों को ऐड करूंगा 7 आएगा, तो दूध आएगा 5/7 और पानी आएगा 2/7। 69 3/13% इक्वल टू हो जाएगा 69 इंटू 13 प्लस 3/13 यानी कि 900/13 और परसेंटेज हटाऊंगा इंटू 1/100 से मल्टीप्लाई, तो 9/13 आएगा। 9/13 दूध है और 4/13 पानी है। माना x अनुपात y वह अनुपात है जिसमें उन्हें मिलाया गया है। तो 8/13x प्लस 5/7 y इक्वल टू 9/13, 5/13x प्लस 2/7 y इक्वल टू 4/13। x और y को हल करने पर हमें x बराबर 2/9 y बराबर 7/9 प्राप्त होता है। तो x और y का अनुपात कितना आ जाएगा 2/9 अनुपात 7/9 यानी कि 2:7 निकल कर यहाँ पर आएगा। कितना आएगा 2:7 निकल कर आएगा, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी क्रमशः 5:3 और 2:3 के अनुपात में मिला हुआ है। जब इन मिश्रणों को मिलाकर आधा दूध और आधा पानी वाला नया मिश्रण बनाया जाता है तो उन्हें किस अनुपात में लिया जाना चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। हमारे पास क्या है, बर्तन ए में दूध 5/7, बर्तन ए में पानी 2/7, बर्तन बी में दूध 2/5 और बर्तन बी में पानी 3/5। माना ए में x लीटर मिश्रण को बी में y लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाता है, तो 5x/7 प्लस 2y/5 इक्वल टू 2x/7 प्लस 3y/5 है ना। तो यहाँ से देखे हुए x वाले टर्म एक तरफ, y वाले एक तरफ, 3x/7 इक्वल टू y/5, x/y इक्वल टू 7/15, तो 7/15 यानी कि C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 7:15 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक व्यक्ति दो अलग अलग प्रकार की अल्कोहल खरीदता है। पहले मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है और दूसरे मिश्रण में 5:6 है। यदि वह दिए गए दो मिश्रणों को मिलाता है और 54 लीटर का तीसरा मिश्रण बनाता है, इसमें अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 है। तीसरे प्रकार के मिश्रण के 54 लीटर बनाने के लिए पहले मिश्रण की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो हम 1 लीटर का हल निकालेंगे, फिर उसके अनुसार हम इसे 54 लीटर में बदल लेंगे। ठीक है ना। मान लीजिए कि x परिणामी मिश्रण के 1 लीटर में फर्स्ट प्रकार के मिश्रण की मात्रा है और y मिश्रण के सेकंड प्रकार की मात्रा है। अब यह दिया गया है कि फर्स्ट प्रकार के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 3:4 है, यानी कि 1 लीटर मिश्रण में 3/7 लीटर अल्कोहल और 4/7 लीटर पानी है। तो पहले प्रकार के मिश्रण की x लीटर में 3/7 x लीटर अल्कोहल और 4/7 x लीटर पानी है। यह दिया गया है कि सेकंड प्रकार के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:6 है, यानी कि 1 लीटर मिश्रण में 5/11 लीटर अल्कोहल है और 6/11 लीटर क्या है, पानी है। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो सेकंड प्रकार के y लीटर मिश्रण में 5y/11 लीटर अल्कोहल और 6y/11 लीटर पानी है। यह दिया गया है कि 54 लीटर तीसरे मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:5 है।
1 लीटर में अल्कोहल की मात्रा 4/9 होगी क्वेश्चन के अनुसार। 3/7x प्लस 5y/11 इक्वल टू 4/9। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो 3/7x प्लस 5/11 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 4/9। 3/7x माइनस 5/11 एक्स इक्वल टू 4/9 माइनस 5/11। तो यहाँ से एलसीएम लेने के 77, तो ऊपर आएगा 33x माइनस 35x इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम लेंगे 99, ऊपर आएगा 44 माइनस 45। सोल्व करेंगे -2x/77 इक्वल टू -1/99, है ना। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 77/2 गुणा 99, है ना। तो 77 आएगा आप लोगों का, 11/77, 11×9 = 99, यानी कि 7/18 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ठीक कर देना है, यानी कि ये 77 आप लोगों का यहाँ पे होगा। क्लियर है। अब 1 लीटर बराबर 7/18 लीटर में पहले प्रकार का मिश्रण मौजूद है। 54 लीटर में 7/18 गुणा 54 पर लीटर पहले प्रकार का मिश्रण, यानी कि 21 लीटर होगा, ठीक है ना। तो 21 लीटर, यानी आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने। मिश्रण ए में 10% अम्ल है और मिश्रण बी में 30% अम्ल है। 25% अम्ल वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए मिश्रण ए को मिश्रण बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। मान लीजिए कि अभिष्ट अनुपात x अनुपात y है। मिश्रण ए में 10% अम्ल है। 1 लीटर में मिश्रण ए बराबर 1/10 लीटर अम्ल होता है। x लीटर मिश्रण ए इक्वल टू x/10 लीटर अम्ल है। मिश्रण बी में 30% अम्ल है। 1 लीटर मिश्रण बी में 3/10 लीटर अम्ल होगा। y लीटर मिश्रण बी में 3y/10 अम्ल में। अब परिणामी मिश्रण में 25% अम्ल है, तो x/10 प्लस 3y/10 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई इक्वल टू 1/4। 4x प्लस 12y इक्वल टू 10x प्लस 10y। 2y इक्वल टू 6x, x/y इक्वल टू 2/6 इक्वल टू 1:3। तो 1:3, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। 300 ग्राम चीनी मिश्रण में 40% चीनी है। मिश्रण को 50% बनाने के लिए कितनी चीनी मिलानी चाहिए। मान लें कि चीनी की आवश्यक मात्रा x है। 300 ग्राम चीनी मिश्रण में 40% चीनी है। मिश्रण में मौजूद चीनी की मात्रा 40/100 गुणा 300, तो कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 120 ग्राम आ जाएगी। 120 प्लस एक्स डिवाइड बाई 300 प्लस एक्स गुणा 100 इक्वल टू 50। तो यहाँ पे 50 से 2 बार चला जाएगा और गुणा करेंगे 2 गुणा 120 प्लस एक्स इक्वल टू 300 प्लस एक्स। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 300 माइनस 240 इक्वल टू 2x माइनस एक्स, एक्स बराबर 60 ग्राम आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। ए में 20 लीटर मिश्रण है जिसमें 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसमें मिलाए जाने वाली सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा ज्ञात कीजिए ताकि मिश्रण में 25% सल्फ्यूरिक अम्ल हो। मान लीजिए कि आवश्यक मात्रा स्मॉल x है, तो 20 लीटर मिश्रण में 10% सल्फ्यूरिक अम्ल है। मिश्रण में सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा 10/100 गुणा 20 यानी कि 2 लीटर। 2 प्लस एक्स अपॉन 20 प्लस एक्स गुणा 100 इक्वल टू 25। 25 से 4 बढ़ जाएगा तो गुणा करेंगे 4 इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो आपका आएगा 4x माइनस एक्स इक्वल टू 12, यानी कि x बराबर आप लोगों का 4 लीटर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, और जिससे आप लोग कहेंगे यहाँ पे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। एक बीकर में अम्ल और पानी का अनुपात 1:x है। जब मिश्रण के 300 मिली और पानी के 50 मिली को मिलाया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात 2:5 हो जाता है। तो x का मान क्या है। 1 प्लस एक्स मिलीलीटर मिश्रण में अम्ल कितना है, 1 मिली है। 300 मिली मिश्रण में अम्ल कितना है, 1/1 प्लस एक्स इंटू 300 मिली। अब नए मिश्रण में पानी की मात्रा 300
x अपॉन 1 प्लस x प्लस 50। क्वेश्चन के अनुसार 300 अपॉन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 300 एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 50 इक्वल टू 2/5। तो 300 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कटेगा, 300 अपॉन 350 एक्स प्लस 50 बराबर 2/5। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 1500 इक्वल टू 700 एक्स प्लस 100। तो 700 एक्स इक्वल टू 1400, तो एक्स बराबर 2 आप लोग यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, और जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे गिवन है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। यदि मिश्रण में 35 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में दोगुना शुद्ध दूध होगा। तो मोल मिश्रण में कितना लीटर शुद्ध दूध है। मान लीजिए कि मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा K है, तब इसमें दूध की मात्रा 11 की अपॉन 13, इसमें पानी की मात्रा 2 की अपॉन 13। अब 35 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 2 की अपॉन 13 प्लस 35, नए मिश्रण में दूध की मात्रा 11 की अपॉन 13। तो क्वेश्चन के अनुसार 2 इंटू 2 की अपॉन 13 प्लस 35 इक्वल टू 11 की अपॉन 13। तो आपका आएगा 70 इक्वल टू 7 की अपॉन 13। 7 से 70 10 टाइम्स, यानी कि K बराबर 130। मोल मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा 11 अपॉन 13 प्लस 130, दैट मीन्स 110 लीटर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, यानी ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। यदि 1:4 अम्लीय जल वाले 100 मिलीलीटर के एक्स बीकर को 3:17 अम्लीय जल वाले 200 मिलीलीटर के वाई बीकर के साथ मिलाया जाए, तो परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात 19:91 हो जाता है। तो x/y ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना। एक 100 मिली बीकर में अम्ल इस्टू पानी का अनुपात 1:4 है। 100 मिली का 1/5वां भाग अम्ल है तथा शेष जल है। तो अम्ल की मात्रा 1/5 गुणा 100 इक्वल टू 20 मिली। पानी की मात्रा 100 माइनस 10 यानी कि 80 मिली, है ना। 100 माइनस 20 आएगा, पानी की मात्रा 100 माइनस 20 यानी कि 80 मिली आ जाएगा। यहाँ पे इसको करेक्ट कर देंगे हम लोग। तो 200 मिली अम्ल मिश्रण में मिश्रण अनुपात 3:17। तो 3/20वां भाग 200 मिली का है, तो 3/20 गुणा 200, तो अम्ल की मात्रा 30 आ जाएगा। तो पानी की मात्रा 200 माइनस 30 यानी कि 170 मिली। फर्स्ट प्रकार के एक्स बीकर में अम्ल की मात्रा 20x, फर्स्ट प्रकार के एक्स बीकर में पानी की मात्रा 80x, सेकंड प्रकार के वाई बीकर में अम्ल की मात्रा 30y, सेकंड प्रकार के वाई बीकर में पानी की मात्रा 170y। क्वेश्चन के अनुसार 20x प्लस 30y अपॉन 80x प्लस 170y इक्वल टू 19 अपॉन 91। तो 2x प्लस 3y अपॉन 8x प्लस 17y इंटू उल्टा हो जाएगा 91 अपॉन 19 इक्वल टू 1। 182x प्लस 273y इक्वल टू 152x प्लस 323y। 30x इक्वल टू 50y, x अपॉन y बराबर 5/3, x अपॉन y बराबर 5/3 आ जाएगा, यानी आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। यदि 750 मिलीलीटर बियर की बोतल में 9% अल्कोहल है और 500 मिलीलीटर वाइन की बोतल में 14% अल्कोहल है, यदि 2 बोतल बियर और 3 बोतल वाइन को एक साथ मिलाया जाए तो मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 750 मिलीलीटर की एक बियर की बोतल में 9% अल्कोहल मौजूद होता है। अल्कोहल की मात्रा 9/100 इंटू 750, 25 से 4 पर, 25 से 30 पर, तो 9/4 इंटू 30, यानी ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, ये 2 से कटेगा, ये 2 से 15 पर 135/2 मिलीलीटर। 2 बियर की बोतल में अल्कोहल की मात्रा 135 लीटर आ जाएगी मिलीलीटर। 500 मिली की एक अल्कोहल की बोतल में 14% अल्कोहल मौजूद है। तो अल्कोहल की मात्रा 14/100 गुणा 500 यानी 70 मिली आएगा। अल्कोहल की 3 बोतल में अल्कोहल की मात्रा 70 गुणा 3 210 मिली आएगा। 2 बियर 3 वाइन की बोतल में कुल अल्कोहल 135 प्लस 210 345 मिली आएगा।
2 बियर और 3 वाइन की बोतल की कुल सामग्री 2 गुना 750 प्लस 3 गुना 500 यानी कि 1500 प्लस 1500 तो 3000 मिली के बराबर निकल कर आएगी। मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत 345 बटे 3000 गुना 100 आ जाएगा। तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, 3 से आपका 10 बढ़ जाएगा, 3 कम 3 115 पर 115 बटे 10 यानी 11.5% आप लोगों के आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। एक व्यक्ति 2 प्रकार के चावल खरीदता है जिनकी कीमत क्रमशः 325 रुपए प्रति किलोग्राम और 195 रुपए प्रति किलोग्राम है। उसने क्रमशः 720 किलोग्राम और 675 किलोग्राम चावल खरीदे। वह पहले प्रकार के चावल पर 22% लाभ कमाना चाहता है, लेकिन कुल मिलाकर 40% लाभ कमाना चाहता है। उसे दूसरे प्रकार के चावल किस कीमत पर बेचने चाहिए, आप लोगों को बताना है। देखिएगा, लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी गुणा 100, ठीक है ना। अब इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करेंगे। अब इसे 5 से अगर कट करो तो 5 एकम 5, 5 दिए 15 और 5 बजे 25, ठीक है ना। अब इसे 5 से कट करो, 5 छंग 30 और 5 बजे 25, ठीक है ना। क्लियर है। अब इसे 15 से कट करो, 15 चौका 60, 15 अट्ठे 120, 15 निम 135, ठीक है। ये 5 से जाएगा 13 बार और ये 5 दिए 15 और 5 नम 45 और 13 दिए 39 और 3 से आप लोगों का 16 बार, तो 16:9 तो यहाँ से आ गया। इस पे 22% का प्रॉफिट है, इस पे x% प्रॉफिट मान लेता हूँ, ओवरऑल 40% है। एलिगेशन लगाऊंगा, 40 में से 22 जाएगा तो 18, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। 40 में से 22 गया 18, तो 9 दूनी 18, 2 का मल्टीपल, तो 16 में भी 2 की गुणा करूंगा तो 32 आएगा। तो 40 से छोटा 22 है, 40 से बड़ा आना चाहिए जिससे घटाने पर 32 आए। तो 40 में से किस में से 40 घटाएगी 32 आए, तो हमने x माना, x माइनस 40 बराबर 32, तो x बराबर 72 आ गया, ये 72 आ गया, ठीक है। तो सेकंड टाइप ऑफ राइस 195 गुणा 172 बटे 100 यानी कि 335.4 रुपीज पर किलोग्राम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बन रहा है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। एक कक्षा में 20 लड़के और 30 लड़कियां हैं। मध्य सेमेस्टर परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों की तुलना में 5 अधिक था। हालांकि अंतिम परीक्षा में लड़कियों के औसत स्कोर में 3 की गिरावट आई, जबकि पूरी कक्षा के औसत स्कोर में 2 की वृद्धि हुई। लड़कों के औसत स्कोर में वृद्धि कितनी है, आप लोगों को बताना है। औसत बराबर वस्तुओं का योग डिवाइडेड बाई वस्तुओं की संख्या। मान ले कि मध्य सेमेस्टर में लड़कों का औसत स्कोर के है, मध्य सेमेस्टर में लड़कियों का औसत स्कोर के प्लस 5 है, फाइनल में लड़कियों का औसत स्कोर के प्लस 5 माइनस 3 है। मध्य सेमेस्टर में कक्षा का औसत स्कोर 20 के प्लस 30 इंटू के प्लस 5 अपॉन 50 है। संपूर्ण कक्षा के फाइनल में औसत अंक 20 के प्लस 30 इंटू के प्लस 5 अपॉन 50 प्लस 2 है। मान लीजिए फाइनल में लड़कों का औसत स्कोर जेड है, तो 20 जेड प्लस 30 इंटू के प्लस 5 माइनस 3 अपॉन 50 इक्वल टू 20 के प्लस 30 के प्लस 5 इंटू 100 अपॉन 50। तो यहाँ से 50 से 50 आप लोगों को जाएगा 20 जेड प्लस 30 के और प्लस कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू 20 के प्लस 30 के प्लस 250 आप लोगों को यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। तो 20 जेड प्लस 30 के इक्वल टू 50 के प्लस 190, 20 जेड माइनस 20 के इक्वल टू 190, जेड माइनस के बराबर 190 अपॉन 20, दैट मीन्स 9.5 आपका यहाँ पे निकल कर आएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 9.5 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। यानी कि ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं।
कई छात्रों ने एक परीक्षा दी है। उत्तर कुंजी में त्रुटि थी, जिससे 48 छात्रों के अंक प्रभावित हुए और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए। शेष छात्रों के औसत अंक में 3.5 अंक की वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप सभी छात्रों के औसत अंक में 4.5 अंक की कमी आई। परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या है, यह आप लोगों को यहाँ पे बताना है। दो समूहों का औसत n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 है। मान लें कि परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या n है और प्रारंभ में शेष छात्रों के औसत अंक p है। 78 into 48 plus n minus 48 into p upon n minus 66 into 48 plus n minus 48 into p plus 3.5 upon n equal to 4.5। हमें प्राप्त होता है n बराबर कितना 93 सॉल्व करने के बाद। तो यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन के एक्सरसाइज के आगे ये क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।